स्टूडेंट्स, हम आज कर रहे हैं एसएसटी क्लास 7th का एनुअल एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन। हम कर रहे हैं जो 2025 में आपका एग्ज़ाम होना है एसएसटी का क्लास 7th का, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, हम उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम इन इंडिया। इंडिया में कौन सी सबसे पहली स्टेट थी जिसमें बच्चों को मिड डे मील दिया गया या मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करी गई। मिड डे मील वो स्कीम होती है जो पहली से 5वीं तक के बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है, उसे मिड डे मील कहा जाता है। पहले वो आंगनवाड़ी में होता था, अब जो सरकार के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उन प्राइमरी स्कूल, उनके बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। और मिड डे मील देने का जो एडवांटेज है वो ये होता है कि इससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आते हैं खाने के लिए। साथ में अगर उनको अच्छा खाना दिया जाए तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है और उनका ब्रेन भी अच्छा होता है, जिससे उन्हें मैल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लमों से वो ठीक रहते हैं। और जब बच्चे हेल्दी रहेंगे तो उससे क्या होगा, उनका ब्रेन भी हेल्दी होगा और देश के लिए जब वो बड़े होंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे। तो मिड डे मील स्कीम जो है इंडिया में सबसे पहले कौन सी स्टेट में जो है इम्प्लीमेंट हुई थी, यानी लागू हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, वो थी तमिलनाडु। क्लियर हो गया। तो तमिलनाडु वो स्टेट थी जिसमें सबसे पहले मिड डे मील को लागू किया गया। अब तो सारी जगह है, बिहार में भी है, दिल्ली में भी है। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट डज आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई प्रोहिबिटेड। जो हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आर्टिकल 15 दिया है, वो किस चीज़ के लिए है और वो कौन सी चीज़ों को होने से रोकता है। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो दोनों चीज़ें करता है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसने हमारे को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ चीज़ें दी हैं। तो यहाँ पे बोला आर्टिकल 15 कौन सी ऐसी चीज़ है जो समाज में गलत हो रही है उसको रोकता है। तो आर्टिकल 15 रोकता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी पक्षपात ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसको उसकी धर्म जाति के आधार पर नहीं, उसकी पढ़ाई के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि वो किसी धर्म का है, किस जाति का है, या वो औरत है या आदमी है। अगर उसकी शिक्षा उस पद के लायक है तो उसको वो पद दिया जाना चाहिए। यानी किसी के साथ भी जाति के हिसाब से, धर्म के, कास्ट के, रेस के या प्लेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर होगा तो आर्टिकल 15 के द्वारा हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं, या यूँ कह सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 15 के थ्रू हमारे को बचाएगा। यानी हमारी प्रोटेक्शन किसके थ्रू हो रही है, आर्टिकल 15 के थ्रू। अगर कोई हमारे साथ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करे तो संविधान ने हमारे को एक प्रोटेक्शन टूल दिया है, बचाने का टूल है, वह है आर्टिकल 15। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है सपोज देयर आर 96 सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ योर स्टेट। मान लो आपकी स्टेट में 96 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो हाउ मेनी सीट्स आर रिक्वायर्ड टू वॉन इन द पॉलिटिकल पार्टी इन ऑर्डर टू मेजोरिटी। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी में आना है या सरकार बनानी है तो उसे कितनी सीट चाहिए। तो आप याद रखो बेटा, यहाँ पे 96 लिखा है, चाहे 100 लिखा होता है, चाहे 200 लिखा होता है, जितना भी लिखा हो आपको उसे 2 से डिवाइड करना है। किससे, 2 से। यानी 50% आपको सीट होनी चाहिए, यानी 50% से ज़्यादा सीटें आपको चाहिए। तो 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, टोटल कितना हुआ 48। तो आपको 49 सीट्स चाहिए। तो आपको यहाँ पे 96 की जगह 100 लिखा होता तो 101 सीट चाहिए होती, 300 लिखा होता तो 151, यानी 50% से ज़्यादा सीट आपको चाहिए। तो मैंने लिख दिया 50% प्लस, तो 50% से एक सीट भी ज़्यादा। तो यहाँ पे कभी भी लिखा है 96, 50 सीट होता तो कितने लिखते आप 26। अगर 50 सीटें हों तो आपको सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, 26 सीटें चाहिए। जैसे कि अगर आप बात करें दिल्ली में जो आज अब जो चुनाव होने केजरीवाल के, टोटल दिल्ली में कितनी सीटें हैं, 70 है। तो दिल्ली में अगर किसी को सरकार बनानी है तो उसे कितनी चाहिए भाई, इससे डिवाइड करो तो कितना आया 35 आया, और इसमें एक को और जोड़ दो
तो सरकार अगर किसी को बनानी है तो उसे 36 सीटों की ज़रूरत होगी दिल्ली में। अगर केजरीवाल साहब को सीट सरकार बनानी है तो 36 सीटें चाहिए, बीजेपी को सरकार बनानी है 36 सीटें चाहिए, कांग्रेस को सरकार बनानी है 36 सीटें चाहिए 70 में से। तो हमें क्या करना होता है, 50% से एक सीट ज़्यादा लेनी होती है। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को कौन सेलेक्ट करता है? तो चाहे चीफ मिनिस्टर हो यानी सीएम या और मिनिस्टर हो तो उनको जो अपॉइंट करेगा, मतलब जीतेंगे तो वो चुनाव लड़कर ही, पर जब वो चुनाव लड़ लेंगे तो उन्हें बोला जाएगा भाई आप चीफ मिनिस्टर हो तो आपको चीफ मिनिस्टर की शर्त जो आपसे वो पढ़वाई जाएगी, आपको शपथ दिलाई जाएगी। और अदर मिनिस्टरों को जो शपथ दिलाई जाएगी वो शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो गवर्नर, जिसे एलजी यार समझ लो। तो गवर्नर जो होता है वो क्या करता है, वो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टरों को अपॉइंट करता है। चुनाव तो वो लड़ेंगे मगर अपॉइंटमेंट उन्हें कौन देगा? गवर्नर। जैसे ही समझ आ गया बेटा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। मैं आपको एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एसएसटी का पेपर है, क्लास 7th के जो पेपर है या और भी जो प्रीवियस पेपर जो आपको एसएसटी के चैनल पे मिलेंगे या मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के भी आप देख सकते हैं, ये सारे पेपरों में वो क्वेश्चंस को कराया जा रहा है जो रिपीटेड क्वेश्चन है। हर साल कम से कम 40% पेपर जो है वो रिपीटेड आता है, सेम ही आता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो अगर आप इसे कर लोगे तो आपके आसानी से 40 से 45 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर इन पेपरों को आप अच्छे से कर लेंगे। और उसके अगर ऊपर आप मेहनत करते हैं तो आपके 60-65 नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब 50-55 जो भी पेपर के अकॉर्डिंगली आप एक अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो 35-40 नंबर का पेपर रिपीटेड पेपर आता है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक। जब प्लांट और एनिमल दोनों एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? यानी ऐसी बनाते का मतलब, कहने का मतलब है ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर एनिमल और प्लांट एक साथ रहते हैं। मिलते हैं का मतलब रहते हैं, तो क्या बनाते हैं? तो बेटा प्लांट और किंगडम जहाँ एक साथ रहते हैं तो बनाते हैं बायोस्फीयर। या यूँ भी कह सकते हो कि प्लांट और एनिमल जहाँ मिलते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? तो इट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। क्लियर हो गया, तो बायोस्फीयर समझ आ गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द अर्थ। प्लेंटीफुल का मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली, मोर। प्लेंटीफुल का मतलब है मोर। मोर का मतलब आपको पता है ना ज़्यादा, लेस का मतलब कौन, कम। तो प्लेंटीफुल गैस तो देखो हमारे इन्वायरमेंट में जो सबसे ज़्यादा गैस मिलती है 78%, उसे बोलते हैं नाइट्रोजन। 21% जो मिलती है वो मिलती है ऑक्सीजन, और 1% मिलती है अदर गैस। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिली? तो सबसे ज़्यादा मिली नाइट्रोजन। यानी कितनी परसेंट मिली ये? 78%। अगर ऑक्सीजन होती तो कितनी परसेंट मिलती? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये सब मिलती हैं टोटल मिला के 1%। क्लियर हो गया। तो बेटा बड़ा एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं ताकि आपको जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको इस वीडियो में ही क्वेश्चन याद हो जाए। इसके बाद हम सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि आप जब वीडियो देखें तो आपको समझ आए और आप याद कर पाएँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने में आपका बहुत ही जल्दी एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अब आपको पढ़ना है। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो यही है कि बच्चे बिना ट्यूशन के अच्छा रिजल्ट लाएँ। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ग्रीन प्लांट यूज डैश गैस टू मेक देयर फूड। तो देखो ये याद रखना, इसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं। तो अगर ग्रीन प्लांट की बात करेंगे तो ग्रीन प्लांट यूज़ करते कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते तो आता ऑक्सीजन। अगर इंसान कौन सी गैस यूज़ करता है तो भाई ऑक्सीजन, और देता कौन है? प्लांट। और प्लांट कौन सी यूज़ गैस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देता कौन है? ह्यूमन बीइंग, एनिमल। तो ग्रीन प्लांट कौन सी गैस यूज़ करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप वीडियो देखते देखते आपको क्वेश्चंस याद हो जाएं। वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ और अच्छे इंप्रूवमेंट हमें करने हैं तो आप हमें बताएं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, चैनल को मोटिवेट करें, ताकि हमारी कोशिश ये रहे कि कोई भी बच्चा बिना ट्यूशन के बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाए। क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, नेम द
साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया विच कम्प्लीटली सबमर्ज ड्यू टू द सुनामी। तो बोला है साउथ मोस्ट पॉइंट, यानी साउथ की कौन सी ऐसी जगह है, साउथ मोस्ट पॉइंट, साउथ की ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में जो कम्प्लीटली सबमर्ज यानी पूरी तरह डूब गया। सबमर्ज का मतलब बेटा पानी में डूबना, और कम्प्लीटली का मतलब पूरी तरह। तो पूरी तरह पानी में डूब गया कब? जब सुनामी आया था 2004 में। आपको पता है सुनामी क्या होता है? पानी जो है बहुत तेज़ी से आता है समुद्र से और आसपास के इलाकों को पूरी तरह डुबा देता है या आधा डुबा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का ऐसी कौन सी जगह थी जो पूरी तरह डूब गई थी 2004 के सुनामी में? तो आंसर याद करना है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जगह जो थी वो पूरी तरह डूब चुकी थी जब सुनामी आया था 2004 में। इंदिरा गांधी से याद हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन ए है आपका क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 9, द लोधी डायनेस्टी रूल इन इंडिया टिल। जो लोधी डायनेस्टी थी वो उसने इंडिया में रूल कब तक किया? तो यहाँ पे डेटें दे रखी हैं 1500, 1526, 1530 और 1536। तो इनमें से कौन सी डेट है जिसमें लोधी डायनेस्टी ने इंडिया में रूल किया? तो लोधी डायनेस्टी ने 1526, लोधी डायनेस्टी ने कब तक रूल किया था? 1526, 1526 तक रूल किया था। ऑप्शन बी इसका आंसर है। बेटा लोधी डायनेस्टी ने कब तक इंडिया में अपना कब्जा बन कराए रखा, या यूँ कह सकते हो कि कब तक जो लोधी डायनेस्टी है उसके अंडर इंडियन पीपल्स रहे या इंडिया उसके अंडर काम या उसके अंडर रहा? तो 1526 तक, 1526 तक लोधी डायनेस्टी का इंडिया में क्या था? रूल था। क्वेश्चन 10, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ सुर डायनेस्टी। अब देखो यहाँ पे सुर भी एक डायनेस्टी है जैसे लोधी डायनेस्टी थी, क्योंकि भारत में देखो बहुत समय तक मुगलों ने राज किया, ठीक है। उसके बाद कुछ और थे, मराठा थे, चोल थे, ये सब आपको पता ही है। उसके बाद ब्रिटिशर भी आए, तो भारत लंबे समय तक किसी न किसी डायनेस्टी के अंडर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सुर डायनेस्टी के बारे में पूछा है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ सुर डायनेस्टी रीजन इन इंडिया। तो सुर डायनेस्टी रीजन जो था इंडिया का, उसका टाइम पीरियड क्या था, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो बेटा जो ऑप्शन भी देखो बहुत सारे हैं, 1540, 1555, 1630, 1640, 1430 और 1447। तो यहाँ पे तो आपको याद रखना है जो सुर डायनेस्टी थी ना बेटा, सुर डायनेस्टी ने 1540 से 1555 तक, यानी जो डायनेस्टी है 1540 से 1555 तक वो सुर डायनेस्टी थी। तो सुर डायनेस्टी 1540 से स्टार्ट हुई और 1555 तक उन्होंने क्या करा? इंडिया में अपना कंट्रोल बनाए रखा। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद हमें सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी भी करना है। 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन भी करने हैं। पर हमारी पूरी कोशिश ये है कि आप वीडियो देखते देखते आपको क्वेश्चन के आंसर याद होने चाहिए, तभी हमारी जो है जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं उसका बेनिफिट है। अगर हम आपको बेनिफिट नहीं दे पा रहे, अगर आपको वीडियो देख के कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु रोड द हिस्ट्री ऑफ अकबरनामा रीजन। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है हु रोड द हिस्ट्री ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा जो थी उसको किसने लिखा था? तो अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो अकबरनामा को किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। अकबरनामा काफ़ी फेमस भी था, आपने सुना होगा, पर इसको अबुल फजल ने लिखा था। बहुत सारे बच्चे बीरबल लिख देते हैं, क्योंकि सबको ध्यान में आता है कि अकबर के दरबार में बीरबल था, पर बीरबल तो एक 7 जेम्स में एक जेम्स था, यानी वो एक इंटेलिजेंट पर्सन था। तो अकबर उसे इसलिए पसंद करते हैं कि ही वॉज द वन ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन इन अकबर किंगडम, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो अकबर लेते थे ना, उनमें वो बीरबल से भी डिस्कस करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बीरबल के पास भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, ठीक है, इसलिए। मगर जो अकबरनामा लिखा गया था वो बेटा किसने लिखा था? वो अबुल फजल ने लिखा था। तो याद रखना, बीरबल बिल्कुल मत लिख देना, ठीक है। और टोडरमल और तानसेन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि तानसेन तो एक सिंगर थे, गाना गाते थे, पता है ना। ऐसी टोडरमल का भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है अबुल फजल। याद रखना, बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पर्सन, क्वेश्चन नंबर 12,
उस व्यक्ति का नाम बताओ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं, उन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताओ वो कौन सा आदमी है जिसने ही वॉज फ्रॉम द सिटी ऑफ बनारस, वो वाराणसी या बनारस की सिटी से आया। ही गेट टू नो द आइडिया फ्रॉम द वास्ट कलेक्शन ऑफ, ठीक है, सकीज एंड पैड्स। सकीज एंड पैड्स की उसको पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन भी थी और उसके पास एक अच्छा आइडिया था, और वो सुप्रीम गॉड भगवान पर भी विश्वास रखता था। वो कौन था? क्या वो रामानुजन था, क्या वो कबीर था, क्या वो सूरदास था, क्या वो तुलसीदास था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा गया है कि हिंट दे दिया आपको। एक हिंट क्या है? वो सिटी ऑफ बनारस से थे। दूसरा, उनके पास साकिज और पैट्स की बहुत अच्छी कलेक्शन और आइडिया थे, और वो भगवान को सबसे बड़ा सुप्रीम मानते थे, बिलीव करते थे फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड पे। तो जो क्वेश्चन 12 है इसका करेक्ट आंसर है कबीर। वो कबीर ही थे। कौन थे वो? कबीर। कबीर जो थे वो कहाँ से आए थे? वो आए थे बेटा सिटी ऑफ बनारस या वाराणसी, याद रखना इसे, ठीक है। और वो भगवान को भी बहुत ज़्यादा मानते थे और उनको पास बहुत अच्छे आइडियाज़ भी थे। किसके रिलेटेड? वैसे सिख एंड पैट्स के रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, याद रखना कबीर है। नेक्स्ट है, हु फाउंड द खालसा पंथ? फालसा, हु फाउंडेड द खालसा पंथ? खालसा पंथ को किसने फाउंड किया था? ठीक है, तो खालसा पंथ, तो यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। मगर जब भी खालसा पंथ की बात आएगी, किसकी बात आएगी? खालसा पंथ की, याद रखना। किसकी बात आएगी बेटा? खालसा पंथ। जब भी आपसे खालसा पंथ के बारे में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। और आपने सुना भी होगा वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी फतेह। तो गुरु गोविंद सिंह जैसे उन्होंने खालसा पंथ के फाउंडेड करा था। क्लियर है? तो किसने फाउंड करा था खालसा पंथ को? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, जंतर मंतर वॉज बिल्ड बाई। भाई जो जंतर मंतर था उसे किसने बनाया था? तो जंतर मंतर को बनाया था, ठीक है, वैसे यहाँ पे महाराजा जय सिंह होना चाहिए पर आप स्वामी जय सिंह लगा सकते हैं। महाराजा जय सिंह, राजस्थान, याद रखना ये राजस्थान में बनाया गया था, ठीक है। तो जो जंतर मंतर किसकी बात कर रहे हैं? एक दिल्ली में भी जंतर मंतर है, पर जो राजस्थान का जंतर मंतर है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, दिशा के हिसाब से बनाया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन बी के क्वेश्चन है। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, हाउ आर वीकली मार्केट डिफरेंट फ्रॉम द मॉल्स? वीकली मार्केट जो है मॉल से डिफरेंट क्यों है? दूसरा, वाई आर द थिंग्स चीपर इन वीकली मार्केट? वीकली मार्केट में जो सामान है वो सस्ता क्यों होता है? हाउ डू बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू मार्केट? बाइंग और सेलिंग जो है कैसे होती है बिना मार्केट में गए? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? और डिफरेंस बिटवीन परमानेंट विंड, सीजनल विंड, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? या हु वर मुगल? मुगल कौन थे? तो ये सब क्वेश्चनों का आंसर है जो हम देंगे। इसके अलावा सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीटेड होके आते रहते हैं। जैसे व्हाट इज़ द ह्यूमन इन्वायरमेंट? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है और उसके 2 एग्जाम्पल। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाइड एंड वायर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स? ह्यूमन बीइंग कैसे मॉडिफाई करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और रोल ऑफ जमींदारी इन मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में जमींदारी की रोल को बताना है। या इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू, स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। ये तो ये अच्छे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सब के एक्सप्लेनेशन विद आंसर्स आपको हमारी सेकंड पार्ट वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं।